इस पूरे चुनाव में मैंने जो राजनीतिक भाषण भी सुने, हम हर चीज़ की बात सुन रहे हैं, लेकिन मुसलमान जिस बहुत मुश्किल वक्त में अंडर रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं, हिंसा की बात कर रहे हैं, उसकी बात कोई भी राजनीतिक दल नहीं कर रहा है। देखिए, इस वक्त 2024 में क्या सबसे बड़ा हमारे सामने चैलेंज है? हमारे सामने चैलेंज है सेव डेमोक्रेसी, सेव द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस वक्त मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन का मामला उठाना मुझे कोई इतना ज़रूरी नहीं लग रहा है, क्योंकि जब डेमोक्रेसी कमज़ोर हो जाएगी तो फिर मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन हो ना हो उससे कोई बहुत फ़र्क पड़ने वाला नहीं। मैं विद ऑल रिस्पेक्ट मैं आपसे इस बात पे सहमत नहीं हूँ। अभी एक नाबालग लड़का ने शराब पीकर एक मर्डर किया रोड में। वही केस जब एक मुसलमान बच्चा करता है तो उसका घर पे बुलडोजर चल जाता है, जो कि अभी बहुत सारे स्टेट्स में चल रहा है उसके ऊपर। तो आपके पास दो कानून बनाते हैं और उसके ऊपर में आवाज़ नहीं उठता है, तो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को टोटली इग्नोर नहीं करना चाहिए। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज़ वेरी सेंट्रल टू द डिस्कोर्स ऑफ डेमोक्रेसी। जिस तरीके हमारे रीति रिवाज हैं, इतना मेल झोल है कि मेरी उम्मीद यही है कि उस मेल झोल का जो खुद का अनुभव है वो इस नफरती बातों से इतनी जल्दी नहीं टूटेगा। जिंदाबाद साथियों, सलाम, नमस्ते। एक श्रृंखला बातचीत की चल रही है जिसका नाम हमने दिया है ये दाग दाग उजाला। बात देश के हालात की। आज की बातचीत में हम समझना चाह रहे हैं कि देश का चुनाव 2024 का जो चुनाव है, ये दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव, कभी भी इससे बड़ा कहीं चुनाव नहीं हुआ है। इसमें देश के अलग अलग समूह हैं, नागरिक हैं, उन सब की बातें किस हद तक इस चुनाव में हुई हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं हमारे लगभग 20 करोड़ मुस्लिम नागरिक भाई और बहन, बच्चे जो हमारे हैं, उनकी बात, उनकी जगह इस चुनाव में क्या रही है, इसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे तीन बहुत ख़ास मेहमान हैं। सभी पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने काम किया है। सबसे पहले मेरे साथ हैं डॉक्टर ज़िया हसन। ज़िया ने जवाहरलाल नेहरू में उन्होंने पढ़ाया है, आज एमिरेटस प्रोफेसर हैं। उन्हें कम से कम 19 किताबें लिखी हैं और देश के राजनीति के बारे में बहुत गहरे तरीके से उन्होंने वो विश्लेषण भी रखती हैं। उनके साथ बैठे हैं यामिनी अय्यर। यामिनी जो देश के सबसे प्रमुख, इसको थिंक टैंक कहते हैं, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च दिल्ली में है। बहुत प्रमुख एक संस्था है जहाँ पे पॉलिसी क्या होनी चाहिए, सरकार की नीतियाँ कैसी हैं, इस पे विश्लेषण अलग अलग तरीक़ों से होती है। उसकी वो अध्यक्ष रहीं, प्रेसिडेंट रहीं, और बहुत अच्छा उनका एक पूरा कार्यकाल रहा। हाल ही में उन्होंने वो पद छोड़ा है और अमेरिका के यूनिवर्सिटी ब्राउन में वो शोध के लिए भी थोड़ी देर में जाएंगी। और हमारे जो तीसरे मेहमान हैं मुजीबुर रहमान, आप भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, बहुत सम्मानित पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, लेखक भी हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ाते हैं। और एक्चुअली जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले ही उनकी एक किताब निकली है, शिकवा ए हिंद, द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। तो आप सबको स्वागत है। और
सीधे तरीके से बात शुरू करते हैं। मैं पहले थोड़ा सा इतिहास देखना चाह रहा था। देश का बंटवारा हुआ, देश एक ने तय किया कि हम एक लोकतंत्र बनेंगे, और उसके बाद कई चुनाव हुए। जो भी कहीं भी कोई अल्पसंख्यक समुदाय है, उसके सामने दुनिया भर में एक सवाल होता है कि मैं अल्पसंख्यक हूँ, मेरी जगह क्या है इस देश में? क्या मैं बराबर का नागरिक हूँ? क्या मेरी आवाज़, क्या मेरी पहचान, क्या मेरे मुद्दे, क्या मेरी चिंताएं सामने आएंगी? और क्या मुझे मौका मिलेगा कि मैं देश के अलग समूह के लोगों को भी मैं किस हद तक मैं उनका उसमें शामिल हो सकता हूँ, देश को नेतृत्व दे सकता हूँ या दे सकती हूँ? तो वहीं से हम आज के हालात के बारे में मुख्य तौर पे बात करेंगे। मैंने सोचा कि हम शुरू करें लुकिंग बैक। एक फ़िल्म थी गरम हवा, आज़ादी के वक्त की बात, बहुत खूबसूरत फ़िल्म है। तो उस फिल्म में दिखाते हैं, बलराज साहनी किरदार है, एक मुस्लिम परिवार के वो बड़े हैं आगरा में, और देश को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जो हालात बने बंटवारा के वक्त, उनके दबाव बहुत हुआ कि वो देश छोड़ के पाकिस्तान जाए। उसकी जो आखिरी सीन है, उसमें वो निराश होके, हताश होके वो एक टांगे में बैठते हैं और उनको कहते हैं कि मुझे रेलवे स्टेशन पहुंचाएं। और आधे रास्ते में एक राजनीतिक प्रोसेशन है, और इंटरेस्टिंगली लाल झंडों वाला एक प्रोसेशन है, और वो टांगे को रोक लेते हैं और कहते हैं आप वापस जाएं, मैं तो यहीं रहूँगा। वो उतर के उस प्रोसेशन में वो शामिल होते हैं। तो एक तरह से ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि हम अल्पसंख्यक हो सकते हैं, इस देश के बराबर के नागरिक हैं, और हमारा अस्तित्व हर शोषित समूह के साथ खड़े होकर ये हमारा देश है, और उस तरह से हम इस देश का हिस्सा होंगे। तो वही मैं सोच रहा था जब आज की बातचीत के बारे में, उस फिल्म के बारे में सोच रहा था। तो अतीत के को थोड़ा देखें। मुजीबुर, आप ही से शुरू करते हैं क्योंकि आप ही किताब है। इस देश में मतलब प्रतिनिधित्व और भागीदारी हमारे मुस्लिम भाई और बहन की कितनी रही, किस तरह की रही है? देखिए, मुसलमानों की भागीदारी तो 1947 जब हमारा देश मुल्क आज़ाद हुआ, उस वक्त इक्वल सिटीजन्स की हैसियत से उनको माना गया, और गांधी, नेहरू, मौलाना आज़ाद, ये सारे लोग, यही एक आर्गूमेंट जो बनाया गया था कि यहाँ के मुसलमानों को उनको जो चीज़ चाहिए, सारा हक और सारा अपॉर्चुनिटीज़, वो सारी चीज़ मिलेंगे उनको यहाँ पर, पाकिस्तान से ज़्यादा मिलेंगे। ये एक लंबी दौर तक एक आर्गूमेंट पब्लिक डिस्कोर्स के हिसाब से चली रही थी, जिन्ना वगैरह के ख़िलाफ़, उनके अगेंस्ट पे। लेकिन अभी का जो हालत है, तो उसके अंदर में कभी बहुत सारे खामियाँ आए, बहुत सारे डिबेट्स हुए हैं, लेकिन आम तौर पे हिंदुस्तान का मुसलमान अपने आप को एक इक्वल सिटीज़न के हिसाब से देख रहा है। नेहरू के वक्त में और नेहरू के वक्त के बाद जी, क्या उनकी भागीदारी और प्रतिनिधित्व मतलब संतोषजनक था? संतोषजनक, आप जब एम्पिरिकल एनालिसिस करें तो उसमें बहुत सारे रिसर्च आए हैं जिसमें कि ये लग रहा है कि उसमें खामियां हैं और बहुत सारी कमज़ोरियां हैं वगैरह वगैरह। वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, या ब्यूरोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, या हिंदू मुसलमान का जो दंगा हो रहा था उसको किस तरीके से डील किया गया, उसमें मुसलमानों की क्या हालत रही उसमें जो है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, या उनकी माली हालत जो थी उसमें तरक्की हुई या उसमें किस तरीके से परेशानियाँ आई, वो सारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो इस सारे दृष्टिकोण से जब आप देखते हैं तो उसमें बहुत सारे सवाल आए थे।
लेकिन आम तौर पर हिंदुस्तान का जो फ्रेमवर्क था, जो आम इसमें कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान था वो अपने आप को समान अधिकार हमारा है यहाँ पर, इसमें कुछ खामियां हैं और उसके ऊपर में डिस्कस करें, उसमें डिबेट करें उसके बारे में, इक्वल उसी तरीके से वो जैसा दूसरे कौम के लोग करते थे उसी हिसाब से कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि तुम यहाँ पे तुम्हारा ये जगह नहीं है वगैरह वगैरह, जो कि हिंदू के जो हिंदू उग्रवादी जो जिस तरीके से जो आर्गूमेंट करते हैं, जिसमें कि वो कहते हैं कि गो टू पाकिस्तान का जो एक्यूजेशन आता है, वो पॉइंट ऑफ व्यू से कभी मुसलमान ने नहीं देखा। तो उसमें खामियां तो थे, लेकिन ये भी था कि एक आवाज़ थी जो मुसलमान की कौम की तरफ से भी थी और पॉलिटिकल पार्टीज़ लीडरशिप के अंदर में थी, जो कि लोग हर तरीके की बात बता सकते हैं कि नेहरू के टाइम में ज़्यादा था, उसके बाद में कम गए वगैरह वगैरह, वो अलग बात है। लेकिन एक माहौल जो था, वो माहौल में मुसलमान अपने आप को उनको स्वीकारा गया था। यामिनी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जब हम प्रतिनिधित्व की बात करते हैं और भागीदारी की बात करते हैं, जैसे मैं पहले भी कह रहा था, मुसलमान भी है लेकिन नागरिक भी है। वो मुसलमान औरत भी हो सकते हैं, मर्द हो सकते हैं, मज़दूर हो सकते हैं, मालिक हो सकते हैं, किसान हो सकते हैं। तो और मुसलमान की बात जब हम कर रहे हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन, वो सिर्फ मुसलमान का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं, बल्कि देश के नागरिकों का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। उस हिसाब से इतिहास जो हमारा इतिहास 70-75 साल का रहा है, ये पिछले 10 साल से पहले, क्योंकि इसकी बात हम लोग और गहराई से करेंगे, were they accepted, were Muslims accepted as citizens legitimately, जो इस देश के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं? हाँ और नहीं भी। हाँ, इसलिए क्योंकि जिस आधार पे हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, हमारे संवैधानिक जो प्रिंसिपल्स जो थे, उसमें बहुत क्लियरली कहा गया था, और हमारी डेमोक्रेसी में, हमारी सोसाइटी ने, हम लोगों ने एक्सेप्ट भी किया कि धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म, इक्वल सिटीजनशिप, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और अहम सिद्धांत हैं जिसके आधार पर हमारी राजनीति बनेगी। हाँ, और ये अंबेडकर ने भी हमें याद दिलाया था जब संविधान को लोगों के सामने पेश कर रहे थे कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है जिससे डिफ्यूज़ करना है हमारी सोसाइटी में। डेमोक्रेसी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के एक कागज़ में लिखने से हमारी रोज़ के आम रिलेशनशिप्स में डेमोक्रेसी इतनी आसानी से नहीं पहुंचता, उसको हमें नर्चर करना पड़ेगा। हमें दैनिक जिंदगी में हाँ बना, ये एक तरीके से कहा जाता है कि जो हमारे संविधान में लिखा गया था, जिस तरीके से लोगों के सामने रखा था, वो एक इलीट वेस्टर्नाइज्ड इमेजिनेशन था। मुझे इस बात से बिल्कुल एक्चुअली गुस्सा आता है, क्योंकि ये हमारी फ्रीडम मूवमेंट की, जहाँ पे आम जनता सड़क पे आई, आम जनता ने लाठी खाए आज़ादी के लिए, वहीं से हमारे संविधान की बात शुरू हुई और वहीं पे हमारी संविधान की बात ख़त्म हुई। और उसी समय में हमारे, जैसे मुजीब भी कह रहे थे, हमारे जो लीडर्स थे, हमारे जो आज़ादी के मूवमेंट के जो लीडर्स थे, उन्होंने खुलेआम पब्लिकली बहुत बहस की इसके बारे में। जिन्ना के साथ काफ़ी चर्चाएं हुई, गांधी के लेख में इतना है, गांधी और अंबेडकर के बीच में बहुत सारी चर्चा हुई, जिसमें लोगों की भी भागीदारी थी, हिंदुओं की भी भागीदारी थी और मुसलमान की भी भागीदारी थी। और दोनों ने तय किया कि हम शायद पाकिस्तान चाहते नहीं हैं, मगर अगर पाकिस्तान बनना है हमारे देश में, वो 2 नेशन थ्योरी जिसे कहते थे, हमने रिजेक्ट किया। हमने अपने देश में कहा हिंदू भी रह सकता है, मुसलमान भी रह सकता है, क्रिश्चियन भी रह सकता है, कोई भी रह सकता है, और हमारे हिंदू धर्म में अलग अलग धर्म के लोग साथ में रहे, वही हमारी हिंदू धर्म की सबसे बड़ी टीचिंग है, सबसे बड़ी प्रेरणा हमें वहाँ से मिलती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जो बनी, जो हमने एज अ पॉलिटिकली जो एक्सेप्ट किया, और जब हम लोग यूनिवर्सल फ्रैंचाइज, मुसलमान भी,
मुसलमान महिला, मुसलमान पुरुष, हिंदू महिला, हिंदू पुरुष, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो गरीब हो, सबने अपना मतदान, अपना हक लिया और उस हक से अपने सरकारें बनाई हैं, जिसमें एटलीस्ट पॉलिटिकली शायद हम वहाँ तक पहुँचे नहीं, मगर जिस फ्रेमवर्क में चर्चा चल रही थी, उम्मीद तो यही थी कि अंत पंत में इक्वल सिटीजनशिप, हिंदू और मुस्लिम एक हैं, उस आधार पर हम अपनी प्रजातंत्र को आगे बढ़ाएंगे। सोसाइटी में शायद फिर भी कुछ हद तक अलग अलग भेदभाव, थोड़ा भाईचारा का जो सेंटिमेंट था, कुछ जगहों में बहुत गढ़ के था और कुछ जगहों में उसको बनाना था। और स्पेशली क्योंकि पार्टीशन के बाद, बंटवारे के बाद जितना वायलेंस हुआ था, जितने दंगे फसाद हुए थे, उसका भी प्रभाव लोगों के मन में उसका साइकोलॉजिकल जो प्रभाव था वो भी काफ़ी गहरा था। मगर गांधी की जो टीचिंग्स थी और गांधी की जब हत्या हुई, मुझे लगता है काफ़ी हद तक हिंदू और मुसलमान को समझ आया कि हमें साथ में रहना है और हमें धर्मनिरपेक्षता के साथ, टॉलरेंस के साथ, सेक्युलरिज्म के आधार पर रहना है। क्योंकि अगर उन सिद्धांतों को हम अपनी ज़िंदगी में नहीं लाएंगे तो हम साथ साथ में नहीं जी पाएंगे। कोशिश की, मगर वो कोशिश जहाँ तक हमें ले जा सकती थी शायद वहाँ पे नहीं ले गई, क्योंकि पॉलिटिक्स में भी खेल हुए और शायद हम आगे उसके बारे में भी बात करेंगे। तो जोया, आप देश के सबसे वरिष्ठ पॉलिटिकल साइंटिस्ट में हैं, आपने बहुत सालों से इसको देखा है। सिद्धांत की बात यामिनी ने की, प्रैक्टिस कैसे रहा? ये पिछले 10 साल तक आप किस हद तक जो मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग हैं वो इस देश के बराबर के नागरिक हैं, बराबर में हिस्सेदार हैं और प्रतिनिधित्व का भी उनका बराबर का हक है, उस सिद्धांत को किस हद तक क्या सही हुआ और क्या कम सही नहीं हुआ? नहीं, देखिए, अगर हम लोग पिछले 75 या 76 साल का देखेंगे तो जाहिर है कोई हम एक सीधी लकीर तो नहीं खींच सकते हैं, मगर इस बात में कोई शुबा नहीं है कि 1947 के बाद जब आज़ादी मिली तो जो हमारा आइन, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, वो बराबरी, उसका पूरा जो चार्टर था वो बराबरी के ऊपर था, वो इक्वालिटी, इक्वल उसकी आत्मा एक्चुअली यही तो वो, एंड इट इज़ कॉल्ड अ चार्टर ऑफ इक्वालिटी वेरी राइटली। तो उसमें उस वक्त तो किसी को कोई शुबा नहीं था कि मुसलमानों का और सारे जो लोग थे उनका सबकी इक्वल राइट्स थी। और देखिए, दूसरी बात यह है कि उस वक्त हम लोगों ने गांधी का जिक्र किया, जिनका कि बहुत अहम रोल था, मगर हम लोग को जवाहरलाल नेहरू को भी नहीं भूलना चाहिए। वो 17 साल प्राइम मिनिस्टर थे और उनका एक बहुत रीअश्योरिंग अप्रोच था, क्योंकि उनको ये एहसास था कि पार्टीशन के कॉन्टेक्स्ट में मुसलमान जो यहाँ कॉन्शियसली तय कर रहे हैं कि वो यहीं रहेंगे, उनको ऑप्शन था पाकिस्तान जाने का, वो नहीं गए और वो यहीं रह रहे हैं, तो उनको फिर भी उनको इनसिक्योरिटी होगी। तो उन्होंने एक बहुत सिक्योरिटी प्रोवाइड की। और दूसरी चीज़ जो बहुत अहम थी कि देखिए, जो अगर आप मुसलमान, हम लोग खाली औरों की बात नहीं कर सकते, हमको मुसलमानों का भी देखना है। मुसलमान भी बहुत हद तक बरसों तक कल्चरल आइडेंटिटी पे जोर दे रहे थे, अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना, कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना। और जो आप नुमाइंदगी की बात कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन की, ये मामला उस वक्त था ही नहीं। उस वक्त ये इतना बड़ा मामला था नहीं, क्योंकि कोई ऐसे मसले नहीं थे और वो ये समझते थे कि कि एक तो हमारा सेक्युलर मुल्क है, कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है, और उसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो खुद कुछ बहुत हद तक सेक्युलर है। ज़ाहिर है पूरे तौर पे कामयाबी नहीं हुई उसको अचीव करने, मगर एक था। तो उनको ये लगता था कि भाई ये जो हैं एग्जिस्टिंग पार्टीज़ वो भी हमको रिप्रेजेंट कर सकती हैं। तो देखिए, सिवाय केरला के कहीं और कोई मुस्लिम पार्टी पनप नहीं पाई। यूपी में बनी, फरीदी साहब ने एक पार्टी बनाई लेट 60s में, मगर वो चली नहीं। तो अभी भी जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इस वक्त भी
76 साल के बाद सिर्फ 2 मुस्लिम पार्टीज हैं, एक मुस्लिम लीग है केरला में और एक बिला वजह ओवैसी ने अपनी एक पार्टी हैदराबाद में बनाई। तो ये खुद एक तरह से इंडिकेट करता है कि मुसलमानों को पॉलिटिकल पार्टीज पर एतमाद था, वही समझते। और खैर जवाहरलाल नेहरू पर तो था ही, और उसके बाद भी बहुत से जो हालात बदले हिंदुस्तान में वो तो देखिए 1990s में बदले, जब मेजॉरिटेरियन नेशनलिज्म या जिसको अभी यामिनी ने और मुजीब ने जिक्र किया हिंदू नेशनलिज्म जब बढ़ी, तो फिर ये जो आप जो इस वक्त मसला इशू उठा रहे हैं इक्वल सिटीजनशिप का, या अभी भी मुझे नहीं लगता है कि इक्वल सिटीजनशिप पे कोई बहुत बड़ी आंच आई है। इक्वल सिटीजनशिप का मामला इसलिए अब थोड़ा सा उसके बारे में शक हो रहा है जब से ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया। हालांकि हमें और आपको मालूम है कि वो हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर उसका असर नहीं होगा, मगर क्योंकि सरकार ने, इस गवर्नमेंट ने सिटीजनशिप को एक तरह से, चाहे वो खाली इमिग्रेंट्स के लिए हो, चाहे वो खाली रेफ्यूजीज़ के लिए हो, मगर उन्होंने जो हमारा फाउंडेशनल आइडिया है सिटीजनशिप का, बराबरी का, उसको उन्होंने हिलाया है। तो इसकी वजह से ये जो सारे सवालात इस वक्त उठ रहे हैं वो महज हमारे ख्याल में, अब वो सब जो 1990s में हुआ वो तो हुआ ही, मगर उसके बाद जो सबसे बड़ा धक्का पहुंचा है सिटीजनशिप और इक्वालिटी को, और द वेरी आइडिया ऑफ इक्वालिटी हैज़ बीन क्वेश्चनड, वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो जहाँ तक देखिए नुमाइंदगी का सवाल है, देखिए मुसलमानों की नुमाइंदगी तो बहुत ज़्यादा शुरू से नहीं थी। अगर आप पिछले 75-77 साल का देखें तो एवरेज 5 या 6% रहा है लोकसभा। मगर देखिए ये इशू मेरे ख्याल में इतना अहम नहीं था, क्योंकि जो सेक्युलर पार्टीज़ थी वो एक तरह से रिप्रेजेंट करती थी मुस्लिम इंटरेस्ट को। और देखिए आप ये भी देखिए कि मुझे तो नहीं ये सही लगता है, मगर बहरहाल मुस्लिम पर्सनल लॉ को नहीं बदला गया। हमारी तो अपनी समझ ये है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को बदलना चाहिए, सेक्युलर लॉज होने चाहिए, मुसलमान औरतों को वही हुकूक मिलने चाहिए जो हिंदू औरतों को 1900 हिंदू कोड बिल के ज़माने से अब तक न हुआ। मगर इसमें भी देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि जब ये डिस्कशन हिंदू कोड बिल पे पार्लियामेंट में हो रहा था, तो ज़ाहिर है जो हिंदू कंसर्वेटिव्स हैं और जो हिंदू राइट हैं, उन्होंने ये सवाल उठाया कि आप, जवाहरलाल नेहरू से सवाल किया कि आप हिंदू लॉज को तो बदल रहे हैं, मगर मुस्लिम लॉज के बारे में क्या ख्याल है। तो जवाहरलाल नेहरू का एक तरह से उन्होंने एक बहुत अहम बात कही कि ये चेंजेस होने चाहिए, मगर पार्टीशन के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि अभी पार्टीशन सिर्फ 7-8 साल पहले हुआ है और बहुत इनसिक्योरिटी है, तो शायद ये मुनासिब वक्त नहीं है मेजर चेंजेस लाने के लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि जब हम अपनी पार्लियामेंट को देखते हैं तो उस पार्लियामेंट में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इतना नहीं है, तो क्या हमको ये हक़ पहुँचता है कि हम उनके पर्सनल लॉज को बदलें जब उनका रिप्रेजेंटेशन इतना नहीं है। और उन्होंने बहुत अच्छा जुमला इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि the winds of change will blow and they will certainly blow in the direction of the Muslim community as well, and he said that in the fitness of time he expects that changes will take place. But of course Jawaharlal Nehru was a great optimist, those changes haven't taken place. जी मैं बाबा साहब अम्बेडकर की बात रिप्रेजेंटेशन पे जब हम बात करें, नुमाइंदगी और मेजॉरिटी, क्योंकि हम कहते हैं लोकतंत्र में मेजॉरिटी का जो मेजॉरिटी सिलेक्ट करती है, तो उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट एक फ़र्क किया था। उन्होंने कहा था कि 2 किस्म के मेजॉरिटीज़ होते हैं। एक राजनीतिक पॉलिटिकल मेजॉरिटी है जहाँ आप मुद्दों पे वोट करते हैं, कौन मेरे मुद्दों को, रोज़गार के हो सकते हैं मुद्दे, कीमतें की हो सकती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, जहाँ मैं मुद्दों पे वोट कर रहा हूँ वो एक राजनीतिक मेजॉरिटी है। लेकिन अगर मैं मेरी पहचान के आधार पे ही मैं वोट दूँ तो दैट बिकम्स अ कम्युनल मेजॉरिटी। तो जो कम्युनल मेजॉरिटी है वो मैं पैदा हुआ हूँ इसलिए मैं वोट दे रहा हूँ, मैं कुछ अपेक्षा आपसे कर रहा हूँ कि आप मेरी ज़िंदगी को बेहतर करेंगे, वो मेरा आधार नहीं है। इस तरह का फ़र्क उन्होंने किया।
जो मुझे लगता है कि अब जो जिस मोड़ पे हम पहुँचे हैं, इसका महत्व काफ़ी है मेरी समझ में। एक स्टेज आया है पिछले 2 साल पहले, जहाँ पे पहली बार एक भी मुस्लिम मिनिस्टर इस देश में नहीं था, यूनियन कैबिनेट में। एक भी मुस्लिम एमपी ना लोकसभा में रूलिंग पार्टी के, ना राज्यसभा में, और पूरे देश भर में जो असेंबलीज थे, हालांकि अबाउट 1/3 उसमें बीजेपी के एमएलएज थे, उसमें से एक भी मुसलमान नहीं था। अब शायद एक आध आ गए हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये हालात, मतलब हम सिर्फ मुसलमान ही अपने मुद्दों को उठा सकते हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन मुसलमान बिल्कुल ही हट जाएं, वो स्थिति मुझे चिंताजनक दिखती है, और आपकी राय लेना चाह रहा था। अभी जो 2024 का चुनाव हुआ है, बीजेपी ने ऑल ओवर द कंट्री में सिर्फ एक कैंडिडेट खड़े हुए हैं जो मुस्लिम हैं, इन द इंटायर कंट्री। हम 20 करोड़ लोगों की बात करें, लेकिन जो बाकी दल हैं, जो नॉन बीजेपी पार्टीज़ हैं, अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, जो मुस्लिम पार्टीज़ को छोड़ के बता रहे हैं कि 60 से भी कम, और हमारे पूरे इतिहास में सबसे कम जो नॉन बीजेपी पार्टीज़ हैं वो भी मुस्लिम कैंडिडेट्स को नहीं रख रहे हैं। तो क्या ये चिंता की विषय है, और इसको कैसे आप समझते हैं? जो आप ही शुरू करें। जी देखिए, जो आपने रिप्रेजेंटेशन की बात की, ये ज़रूरी होता है। ज़ाहिर है जितने भी कम्युनिटीज़ हैं, उनका कास्ट कम्युनिटीज़, इनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और ज़ाहिर है इसमें ये तो बात है कि मुसलमानों का जितना, अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से देखें कि भाई उनकी पॉपुलेशन जो है वो तकरीबन 14% है, तो ज़ाहिर है 14% तो कभी भी नहीं रहा, और ना रहा और ना कभी होगा। मगर फिर भी एक ये उम्मीद की जा सकती है कि उनका रिप्रेजेंटेशन 7, 8, 9% होना चाहिए, और मगर वो नहीं हुआ। और इसमें मेरे ख्याल में इसको हमें 2 लेवल्स पे देखना चाहिए। एक तो पार्लियामेंट के लेवल पे, लोकसभा और राज्यसभा, और दूसरा असेंबलीज में। तो जहाँ तक लोकसभा और राज्यसभा का है, तो उसमें तो ज़ाहिर है इनका 5-6% से ज़्यादा नहीं रहा है। मगर इस वक्त ये क्यों नहीं, इसके इस वक्त क्यों और भी पहले से कम है, और इसमें कोई शुबा नहीं, सबसे कम है। 2014 इसके लिए एक तरह का एक वो है, टर्निंग पॉइंट है। तो इसमें मेरे ख्याल में 2 वजह। एक तो स्ट्रक्चरल रीजंस हैं, जो हमारा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, वो जो है, वो जो माइनॉरिटीज़ मसलन मुस्लिम्स जो कि स्प्रेड आउट हैं, पूरे मुल्क में हैं, वो आम तौर पे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में अंडर रिप्रेजेंटेड होती। जो माइनॉरिटीज़ कॉन्सेंट्रेटेड होती, मसलन सिख्स, क्योंकि सिख्स कॉन्सेंट्रेटेड हैं पंजाब में, दिल्ली में, तो उनका रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होता है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स का भी इंटरेस्टिंगली जो उनका रिजर्वेशन है, उससे भी उनका ज़्यादा है, क्योंकि उनका भी कंसंट्रेशन है कुछ इलाक़ों में, कुछ सूबों में। तो एक तो ये है कि मुसलमानों का ये जो है एक ये स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट है। मगर मुझे लगता है अच्छा, दूसरी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि जो हमारी रिज़र्व कंस्टिट्यूंसीज़ हैं, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिज़र्व्ड हैं, ख़ास दोनों में शेड्यूल कास्ट के लिए ख़ास तौर पे, वो कंस्टिट्यूंसी, हमारा जो सिस्टम है वो सिर्फ कंस्टिट्यूंसी का रिजर्वेशन है, ज़ाहिर है इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं है। तो जो कंस्टिट्यूंसी रिजर्व्ड हैं, उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि शेड्यूल कास्ट मेजॉरिटी में हो। और बहुत इस पे रिसर्च हुई है जिसने ये दिखाया है कि बहुत सारी रिज़र्व कंस्टिट्यूंसीज़ ऐसी हैं जहाँ पे एक्चुअली शायद मुसलमानों का की पॉपुलेशन उतनी ही है जितनी की शेड्यूल कास्ट की, मगर वो बहरहाल रिज़र्व। तो एक तो दूसरा ये है एक इशू। मगर मुझे लगता है कि स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स से ज़्यादा पॉलिटिकल जो कंस्ट्रेंट्स हैं, वो उस पे हम लोगों को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। और वो पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स पहले भी थे, मगर मेजॉरिटेरियनिज़म जब से, जिसको कहते हैं अक्सरियत,
उर्दू में जब से अक्सरियत पसंदगी बढ़ी है, उसके बाद से ये मसला इसलिए हुआ है कि देखिए अब अगर हम इस वक्त 2019 के लोकसभा इलेक्शंस को देखें, बीजेपी को खुद 303 सीट्स मिली और हमारे पार्लियामेंट के है 543। तो जिस पार्टी को 303 सीट्स मिली और उसने खाली एक टिकट दिया मुसलमानों को, तो फिर ये तो इम्बैलेंस तो वैसे ही हो गया कि जब आपकी 300 सीट 550 में से एक पार्टी की है और वो बिल्कुल टिकट ही नहीं दे रही है मुसलमानों को। अच्छा, आप गुजरात को देखिए, 2002 के बाद से गुजरात में बीजेपी ने एक भी टिकट नहीं दिया है और उन्होंने इसको जाहिर भी कर दिया है कि भाई हमको इसके थ्रू वो ये बताना चाहते हैं कि हमको आपकी वोट की ज़रूरत नहीं। तो अब ये जब एक मेजॉरिटेरियनिज्म जो बढ़ी, तो इसका इम्पैक्ट और पार्टीज़ के ऊपर भी हुआ है, इसमें कोई शुबा नहीं है। और ये हम लोग इस 2024 के, जिसकी तरफ आपने इशारा किया, हम लोग 2024 में देख सकते हैं। इसलिए कि देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कांग्रेस में ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं था मुसलमानों का, मगर ठीक था, इट वॉज ओके, कोई इतना बहुत कम भी नहीं था। मगर 2024 के बाद से ये जो एक पूरा एक माहौल बना, तो उस माहौल में जो सेक्युलर पार्टीज़ में हैं उन्हें ये लगा कि अगर हम ज़्यादा टिकट देंगे तो शायद हमको वोट नहीं मिलेगा। और देखिए कांग्रेस को तो हालांकि वो अब इतने कम टिकट्स दे रही, मगर फिर भी उनको मुस्लिम पार्टी कहा जाता है। तो अगर कहीं वो ज़्यादा टिकट दे रहे होते तो फिर तो पता नहीं क्या कहते, फिर तो पाकिस्तानी पार्टी शायद कह देते। तो इसलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए, अच्छा, और तीसरी चीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग है वो रीजनल पार्टीज़ की। देखिए कभी ये अक्सर हुआ है कि रीजनल पार्टीज़ जो हैं, चाहे वो टीएमसी हो बंगाल में या समाजवादी पार्टी हो, इन्होंने अक्सर कांग्रेस से ज़्यादा टिकट दिए हैं मुसलमानों को, और उन्होंने ऐसी सीटों से दिए हैं जहाँ से मुसलमान जीत सकते हैं। तो मगर इस बार 2024 में आपने शायद नोट किया होगा, आप तो इस पे बहुत अध्ययन करते हैं और गहरी नज़र रखते हैं, आपने ये देखा होगा कि रीजनल पार्टीज़ भी बिल्कुल कांग्रेस की तरह वो भी टिकट नहीं दे रही हैं। मगर अब इसका हल क्या है? देखिए इसके दो तरीक़े हैं कि अगर जो मैंने पहले कहा कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर हमारे यहाँ पीआर हो, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला सिस्टम हो, तो उसमें ज़ाहिर है ज़्यादा मगर वो तो नहीं लगता है कि हमारे यहाँ मुमकिन है, हालांकि हम लोग उसकी बात करनी चाहिए। मगर देखिए इसका हल तो सिर्फ यही है कि जो पार्टीज़ हैं उनको और टिकट देने चाहिए, और उनको न सिर्फ कि टिकट देने चाहिए, मगर ऐसी कंस्टिट्यूंसी से टिकट दें जहाँ से वो जीत सकते। अभी तक अगर आप देखें तो मुसलमानों को टिकट से वहीं दिया जाता है जहाँ उनकी एक तरह एक 25-30-35% पॉपुलेशन, और ऐसी तकरीबन 29 कंस्टिट्यूंसीज़ हैं हिंदुस्तान में जिसमें मुस्लिम्स का एक साइजेबल पॉपुलेशन है, तो वहाँ से दिया जाता। और ये भी आपको ज़ाहिर है, आप तो इससे भी वाकिफ़ होंगे कि बेसिकली सिर्फ 6-7 स्टेट्स हैं हिंदुस्तान के जहाँ के मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन रहा है। अब हिंदुस्तान के 28 स्टेट्स में इस वक्त ज़्यादातर जो स्टेट्स हैं, आप ये कह सकते हैं तकरीबन 20-21 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ कोई रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। तो ये एक इशू तो है, और मैं समझती हूँ इस इशू को हमें माइनॉरिटी राइट से नहीं लिंक करना चाहिए, जो कि अक्सर लोग करते हैं, बल्कि डेमोक्रेसी से लिंक करना चाहिए कि डेमोक्रेसी हमारी कमज़ोर होगी अगर आपको ये लगेगा कि एक उसमें एक तबका है जिसकी हिस्सेदारी जितनी होनी चाहिए वो नहीं है। और देखिए अगर हम अपनी डेमोक्रेसी को मजबूत करना चाहते हैं, और हम खाली फॉर्मल डेमोक्रेसी नहीं बल्कि एक सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी बनाना चाहते हैं, और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, नॉट कम्युनल, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी नहीं बल्कि एक मतलब इलेक्टोरल डेमोक्रेसी भी बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, उसको हम वो नहीं कर सकते हैं, अंडर प्ले नहीं करेंगे। मगर चाहे वो इलेक्टोरल हो या सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी हो, तो उसमें बहरहाल एक पावर शेयरिंग तो होनी चाहिए। यानी मैं द चॉइस ऑफ बीजेपी का मैं नहीं कह रहा, बीजेपी का एक आइडियोलॉजिकल पोजीशन राइट फ्रॉम इट्स फाउंडिंग रहा है। गोलवलकर भी कहते थे कि मुस्लिम को तो सेकंड क्लास सिटीजन होना चाहिए, वो उसके मुताबिक अपने फैसले कर रहे हैं। जो
जो कांग्रेस पार्टी है, जिन्होंने नेशनल मूवमेंट से निकली हुई, नेहरू और गांधी और पटेल और मौलाना आज़ाद जैसे नेता उसके रहे हैं, वो आज हम देख रहे हैं कि यूपी में एक भी मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव नहीं रखे, और अलायंस में भी जो समाजवादी पार्टी है उन्हें 4 रखे हैं इन अ स्टेट जहाँ पे लगभग 20% लगभग आबादी हो मुसलमानों की। गुजरात से एक भी उन्होंने भी नहीं पुटअप किया है, राजस्थान से एक नहीं पुटअप किया है, और कई स्टेट्स में मैंने देखा, महाराष्ट्र में एक आध कहीं रखे हैं। तो ये एक तरह से वो जो आरएसएस बीजेपी का जो लॉजिक है उसका वो सामना नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि ये जो नॉन बीजेपी राजनीतिक दलों का एक मॉरल और पॉलिटिकल बहुत बड़ा फेलियर है लोकतंत्र की दृष्टि से। जैसे जोया जी कह रहे थी, आपकी क्या राय है? मतलब ये हम क्यों इस मोड़ पे पहुँचे हैं जहाँ पे उनको हिम्मत नहीं है ये कहने के लिए कि मुसलमान बराबर के नागरिक हैं। मैं देखा हूँ कभी, जैसे असम के मुख्यमंत्री कहते हैं कि आप मुझे वोट नहीं देंगे तो वहाँ एक मुसलमान चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे। अरे क्यों नहीं हो, वो भी देश के नागरिक हैं। और कई मैंने थोड़ा सा अध्ययन किया था, हमारे बहुत बढ़िया मुसलमान चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं कई प्रदेशों में, असम में भी रहे हैं। एंड क्यों नहीं होनी चाहिए? तो ऑलमोस्ट जैसे एक स्कैर मॉन्गरिंग कि मुसलमान कोई जैसे हवा हो गए हैं ये, और इसका सामना करने की जगह अगर राजनीति जो बाकी राजनीतिक दल हैं, और इस बातचीत का मेरे तरफ से जब मैंने ये आंकड़े देखे, मैंने कहा कि ये हाँ लोकतंत्र के लिए बहुत ख़तरनाक फैसला है उनका। तो आप दोनों से थोड़ा सा ब्रीफली अगर आप इस पे रिस्पॉन्ड करना चाहें। नहीं, बिल्कुल। एक चीज़ मैं पहले कहना चाह रही थी, जो सवाल आपने पूछा जोया जी से, जब भी बीजेपी के लोग या बीजेपी की आइडियोलॉजी से जो जुड़े हुए लोगों से ये बात होती है कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन, एक टिकट भी नहीं दिया गया है पार्लियामेंट में, जिस तरीके से मुस्लिम की रिप्रेजेंटेशन बीजेपी में अब बिल्कुल ज़ीरो ही हो गई है, तो उनका रिस्पॉन्स होता है, आप क्या कह रहे हैं? क्या आपको एक कम्युनिटी का मेंबर होना है एक प्रजातंत्र में, एक लोकतंत्र में, कि उनके मुद्दे सिर्फ वही उठा पाएँ? हम तो कहते हैं सबका हाथ, सबका विश्वास, लाभार्थी वर्ग में हम 100% सैचुरेशन, जो हमारे प्रधानमंत्री ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते, 100% सैचुरेशन का अगर आप लाभार्थी हो तो आपको मिलेगा। मगर उसी पार्टी के लोग एक स्पेशल सेशन उन्होंने जब किया था पार्लियामेंट का महिलाओं के आरक्षण के लिए, तो क्या वही लॉजिक आप महिलाओं पे नहीं रख सकते? तो जिस प्रकार से चर्चा इस मोड़ पे पहुंची है कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन के लिए हम बोलते हैं कि हिंदू भी मुस्लिम की बात सामने रख सकता है, क्योंकि मुस्लिम के मुद्दे अलग नहीं हैं हिंदू के, मगर महिलाओं के मुद्दे पुरुष के मुद्दों से अलग हैं, और हमने माना है कि SC ST के लिए भी हमें रिजर्वेशन करना है, और OBC के लिए भी है। बिल्कुल, लोकतंत्र में हर कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन हमारे सांसद में होना ज़रूरी है, क्योंकि उनके मुद्दे अलग अलग होते हैं। मुद्दों को सामने, सबके सामने, मेजॉरिटी कम्युनिटी के सामने भी लाना होता है ताकि बहस हो और एक नया कंसेंसस बने और हम सब साथ में आगे बढ़ें। और जब ये नहीं होता है तो हमारे लोकतंत्र के लिए ये एक बहुत ही भयभीत मौके पर हम पहुंच रहे हैं। जैसे आपने कहा, बाकी दलें तो जो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि वो डरे हुए हैं। इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि उनको लगता है कि हम जब जनता के सामने जाएंगे, हमें इलेक्शन जीतना है, जनता के सामने जाएंगे, और अगर जनता के सामने जनता बोले कि आप मुस्लिम पार्टी हो, तो उस टैग से ये लोग इतना डर गए, ना कि ये कहने के लिए कि अगर हम संविधान उठा रहे हैं हर रैली में, सब लोगों के सामने कह रहे हैं कि ये एक इलेक्शन है जिसमें हमें संविधान को बचाना है, इसलिए ये इलेक्शन इतना ज़रूरी है। तो संविधान में कास्ट की बात तो ज़रूर कही गई, इक्वालिटी की बात कही गई, और इक्वालिटी में भेदभाव और धर्मनिरपेक्षता दोनों चीज़ें बहुत सीधा सीधा लिखी गई हैं। अंबेडकर जी ने हमें यही सिखाया था। शायद हम एक चीज़ को भूल ही गए। आप गांव में भी जाएंगे तो अभी मैं हाल ही में ईस्टर्न यूपी के आसपास घूम के आई,
हर जगह में गांव में लोग मिलते हैं, महिलाएं हैं या पुरुष हैं, पढ़े हुए हैं या अनपढ़ हैं, थोड़े जिनके पास किसान हैं, जिनके पास ज़मीन है, जिनके पास ज़मीन नहीं है, हर जगह में कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की चर्चा चल रही है, बहुत चल रही है। और एक तरफ से सुन के दिल खुश हो जाता है कि हम पहली बार संविधान की बात एक इलेक्शन में चल रही है, और सीए प्रोटेस्ट के कारण। बिल्कुल। मगर आप मुस्लिम बस्ती में जाओगे, जहाँ मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे वो भाईचारे की बात करेंगे। आप हिंदुओं से बात करोगे तो वो संविधान और भेदभाव की बात करेंगे, मगर भाईचारे के बारे में बहुत कम बात होती है। ये जो हम जिस राजनीतिक मोड़ पे हम पहुँचे हैं, ये इसी का एक रिफ्लेक्शन है। अगर हमारी राजनीतिक दल इसको तोड़ने के लिए हिम्मत नहीं दिखाएंगे तो हमारे समाज में जिस तरीके से हम टूट रहे हैं, ये इसको जोड़ना बहुत मुश्किल होगा। मैं इनफैक्ट कई तरीके से मैं पूरी तरह से मैं आपसे सहमत हूँ, पर मैं मानता हूँ कि जो राजनीतिक दल, नॉन बीजेपी राजनीतिक दल ये फैसला किए हैं, एक तरह से वो हिंदू वोटर का भी अपमान कर रहे हैं। ये मान रहे हैं कि हिंदू वोटर संविधान पे विश्वास नहीं रखता है और वो कम्युनल तरीके से ही अपना फैसला करेगा। वो हिंदू वोटर का भी अपमान है। और तो इसके बारे में व्हाई हैव वी रीच दिस पोजीशन? देखिए, मैं जो आपने सारा बात बताया, जो यामिनी ने बताई, मैं इससे पूरी सहमत हूँ। एक तो हमारे जो सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो मेरा जो अपना अंडरस्टैंडिंग है कि एक तो आदर्श के ऊपर में हमारे देश में एक बहुत बड़ा स्ट्रगल चल रहा है, आइडियोलॉजिकल बैटल, जिसके बारे में पॉलिटिकल, जैसे राहुल गांधी बहुत सारे स्पीच में कहते हैं कि एक विचारधारा का लड़ाई चल रहा है हमारे देश में। लेकिन इस विचारधारा का लड़ाई में अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो अंडरस्टैंडिंग मुस्लिम क्वेश्चंस, मुस्लिम इशूज़ की तरफ है, वो बहुत ही कमज़ोर है और वो इसका नतीजा है। बाकी सारे में जो भी हो, लेकिन इसका इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी के अंदर में, एक्टिविस्ट कम्युनिटी के अंदर में, इसके अंदर में ज़्यादा कमिटमेंट है। ये मेरा अपना इनकी समझ नहीं है या उनकी हिम्मत नहीं है? मतलब मैं सोचता हूँ हिम्मत नहीं है। एक इस तरीके से माहौल बनाया है क्योंकि बीजेपी की जो सक्सेस, इलेक्टोरल सक्सेस 2014 में हुई, कि लोगों के अंदर में एक हिंदू वेव या हिंदू कॉन्शियसनेस वो बढ़ गया है और इसलिए मुस्लिम कार्ड हम लोग नहीं खेल सकते। और बीजेपी की जो प्रोपागेंडा मशीन है वो इतनी पावरफुल है और इतनी कंसिस्टेंट है। पर हम मुस्लिम कार्ड नहीं खेल रहे, हम संवैधानिक कार्ड खेल रहे हैं। हाँ, वो उस तरीके से उसको पेश करना नहीं चाहते हैं या उससे पीछे आ रहे हैं। क्योंकि अभी जब आप देखते हैं रिप्रेजेंटेशंस की, इस इलेक्शन के खास तौर पे और इसके पहले इलेक्शंस में भी सबसे ज़्यादा मुस्लिम कैंडिडेट जो देता है वो पॉलिटिकल पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मुस्लिम कैंडिडेट्स पार्लियामेंट इलेक्शन में वही पार्टी देता है। लेकिन उसका जो कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि वो डिवीजन होता है उसका वोट में और उसका फ़ायदा बीजेपी को जाता है। तो ये हालत है। अब आप जब 70 साल का इतिहास को देखेंगे, ऐसे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं जहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट्स एमएलए और एमपीज़ की हैसियत से जीत कर आए हैं, जहाँ पर कि मुस्लिम माइनॉरिटी है। मैं मेरे अपने ख़ानदान में मेरे एक रिश्तेदार बहुत बार इलेक्शन जीते हैं जहाँ की मुस्लिम माइनॉरिटीज़ एकदम बहुत कम है और उनके मार्जिन उससे ज़्यादा रहती थी। वैसे ही होना चाहिए बहुत सारे। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम कैंडिडेट्स खाली मुस्लिम मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूंसी जीतेंगे। हमारे इस पर बहुत सारे, कर्नाटक में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और हिंदुस्तान में बहुत जगह पर ये एग्जाम्पल मिलेंगे आपको। लेकिन वो जो मॉडल, जो सेकुलर मॉडल, जो नेहरूवियन मॉडल हमारा था कि मुसलमान भी रिप्रेजेंट कर सकता है गैर मुसलमान को और हिंदू भी रिप्रेजेंट करता है मुसलमानों को, वो मॉडल समादर वो ख़त्म हो गया है और वो कॉन्फिडेंस इनके अंदर में नहीं रहा है। उसका सबसे बड़ा वजह ये है कि वो घबरा गए हैं कि ये विनिंग फार्मूला यही है और इससे हमको थोड़ा केयरफुली, जैसा एक एग्जांपल आप वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में देखिए, आप एक सरेंडर टू द आरएसएस आइडियोलॉजी, मतलब यही है। और ये जो है आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे इसमें? हम सिर्फ ये इसमें जोड़ना चाहते हैं कि हम आप तीनों की बात से इत्तेफाक है हमें, मगर एक तरह से अगर आप हल्का सा गैर इत्तेफाकी भी है, वो ये कि देखिए इस वक्त 2024 में क्या सबसे बड़ा हमारे सामने चैलेंज है? हमारे सामने चैलेंज है सेव डेमोक्रेसी, सेव द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मुझे लगता है कि अगर ये हमारा गोल है और कंसर्न है, तो इस वक्त मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन का मामला उठाना मुझे कोई इतना
ज़रूरी नहीं लग रहा है, क्योंकि जब डेमोक्रेसी कमज़ोर हो जाएगी तो फिर मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन हो ना हो उससे कोई बहुत फ़र्क पड़ने वाला नहीं। तो इसलिए हमें इस वक्त तो पूरा फोकस डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन पे होना चाहिए, इक्वालिटी पे होना चाहिए, और यकीनी हमारे मुल्क में अगले 10-15 साल में ऐसे शायद अच्छे हालात होंगे जिसमें हम लोग मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन जो इस वक्त कम है उसका इशू उठा सकते हैं। इसमें सिर्फ एक ख़तरा ये है, और हम भी अभी लखनऊ गए, और ज़्यादा तो नहीं गए, अप्रैल के महीने में लखनऊ गए, वहाँ कुछ लोगों से जो बात हुई जो कि रीजनल पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, तो एक उन लोगों का सबका यही ख्याल था कि अगर आप मुसलमानों से भी बात करें तो जैसा भी यामिनी ने कहा, भाई उनका पूरा फोकस ये है कि भाई सब लोग एक साथ रहें, एक भाईचारा हो, और वो इस वक्त प्रेस नहीं कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि आप मुसलमानों को टिकट दीजिए। इस वक्त ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप डेमोक्रेसी बचाइए, कॉन्स्टिट्यूशन बचे, और जब कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो फिर कोई एक वक्त आएगा जब हम ये सारे इश्यूज भी उठाएंगे। मगर इसमें ज़ाहिर ख़तरा ये है कि जो हालात पैदा हो रहे हैं ये कहीं परमानेंट ना हो जाए। मगर मेरे ख्याल में इस पर हम लोगों को इस वक्त नज़र पूरी डेमोक्रेसी पे रखना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग अगले मुद्दे पे भी आएंगे, पर आई थिंक मैं विद ऑल रिस्पेक्ट मैं आपसे इस बात पे सहमत नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि मुझे भी आपसे गैर इत्तेफाक़ी कि वेज एंड मीन्स की बात है। मुझे लगता है कि हम एक तरह से कह रहे हैं कि मुसलमान के बराबरी की नागरिकता को बचाने के लिए हम मुसलमानों का प्रतिनिधित्व के मुद्दे को छोड़ देंगे। मैं उससे सहमत नहीं हूँ। एज अ वे इशू ये है कि हम क्या बचा रहे हैं। हम डेमोक्रेसी बचा रहे हैं, हम सेक्युलरिज्म को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन को। तो ये तीनों चीज़ें अगर होंगी तभी तो जो आप क्यों ये तीन चीज़ें मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन पे डिपेंडेंट नहीं हैं। मैं मानता हूँ देखिए, जब मेरा अपना ये कहना है कि जब डेमोक्रेसी बचाना है तो मुसलमान को छोड़कर आप डेमोक्रेसी बचा सकते हैं। जब ये आर्गूमेंट बीजेपी वालों का है कि मुसलमान को इग्नोर कर दो तो डेमोक्रेसी हमारा बच सकता है, तो इसमें कोई फर्क नहीं। कांग्रेस के नेता भी मुझे यही कहते हैं। और मैं देखिए, बात होता है कांग्रेस पार्टी का कहानी जो है वो शुरू हुआ 2014 में। कांग्रेस पार्टी ने डिसाइड किया कि इफ्तार पार्टी छोड़ देंगे क्योंकि इनको बता दिया गया कि मुस्लिम पार्टी है। अब उसके बाद भी उनको मुस्लिम लीग का पार्टी करके माना जाता है, क्योंकि अब ये है कि जो हिंदू राष्ट्रवादी हैं उनको जो कहना है, जो करना है, वो खुल के करते हैं। वो किसी से घबराते हैं या किसी से कुछ छुपाना है, उनको जो गाली देना है या जो भी कहना है वो सामने सामने कहते हैं। लेकिन हमारे जो सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो हर वक्त कहते हैं कि नहीं हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसमें ये एक माहौल बन रहा है, और जो माहौल देश के लिए ख़तरा है कि एक इतनी बड़ी कम्युनिटीज़ को आप डिलेजिटिमाइज कर देते हैं, और उसकी बहुत बड़ी उसमें डिलेजिटिमाइज कर देता है, तो उसका बहुत बड़ा असर है। इसलिए मैं यहाँ पे प्रोफेसर हसन के साथ डिसएग्री करूँगा कि रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्त होना, मतलब ये एक दूसरा कहानी। ये सवाल 2008 में इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में गुजरात चीफ मिनिस्टर को पूछा गया था कि आपके पार्टी में मुसलमान क्यों नहीं है। वहाँ पर दिग्विजय सिंह साहब ये सवाल पूछे थे, तो तब उन्होंने ये जवाब दिया था कि हम इसलिए उनको नहीं रखते हैं क्योंकि हम लोग जब कैंडिडेट सिलेक्ट करते हैं तो उस वक्त हम लोग ये देखते हैं कि विनेबल है या नहीं है। जो बात अभी हम लोग डेमोक्रेसी डिफेंड के तरफ पॉइंट व्यू से देखें तो कांग्रेस वाले उसी तरीके से आर्गूमेंट को परस्यू करते हैं। अब मैं ये एग्जांपल देके मैं लिखा था एक ऑपेड हिंदू में कि अरुण जेटली विनेबल थे, आपने भेजा क्या वो जीते। ऐसा बहुत सारे कैंडिडेट हैं जैसा वीके सिंह साहब जो कि आमतौर पर नहीं विनेबल हैं लेकिन वो जीते। तो वो जो आर्गूमेंट है उसका कोई सब्सटेंटिव बेसिस नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मुसलमान 14% है तो 14% टिकट हर पॉलिटिकल पार्टीज को देना चाहिए, लेकिन बहुत सारे इफेक्टिव और प्रोमिनेंट मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनको वॉइस नहीं मिल रहा है। नहीं, हम लोग खाली लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं और हमारा पूरा जोर इस पर कि पार्टीज टिकट्स क्यों नहीं दे रही। ठीक है, उनको बिल्कुल देना चाहिए, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती हैं। वो जो हम लोगों ने तो अग्री किया, ये तो एक बेसिक प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का। मगर खाली लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेशन ही काफ़ी है। मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन इकोनॉमी में, पब्लिक सेक्टर में, ब्यूरोक्रेसी में बहुत कम है। तो हमको एजुकेशन में, आप हायर एजुकेशन में देखिए
कि बहुत कम उनका रिप्रेजेंटेशन है। तो ये सारे, तो हम लोगों को इंसिस्ट करना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज़, चलिए टिकट नहीं दे रही वो गलत कर रही हैं, कम टिकट दे रही हैं वो गलत कर रही हैं, मगर उसके साथ साथ उनको झिझकना नहीं चाहिए। जो मुस्लिम इश्यूज़ हैं और जो कंसर्न्स हैं वो उनको खुल के उठाना चाहिए, और जो उनका अंडर रिप्रेजेंटेशन सारे, और मतलब ये कि बिल्कुल वो सिविक लाइफ से, पब्लिक लाइफ से एक्सक्लूड, सो पॉलिटिकल एक्सक्लूजन इन द ब्रॉडर सेंस शुड बी अ कंसर्न ऑफ सेक्युलर पार्टीज। ये मैं सहमत हूँ, और यामिनी को मैं दूसरे सवाल से भी जोड़ के एग्जैक्टली दिस, मैं जब कहा गया कि कांग्रेस मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है, इतना विचित्र था वो कहना, क्योंकि मेरी एक आलोचना, बहुत बढ़िया मैनिफेस्टो थी, मुस्लिम शब्द एक बार भी उसमें एक बार भी नहीं आया। 10 सालों के बाद जब हम देख रहे हैं कि हमारे मुस्लिम समाज है, 20 करोड़ लोग हैं, उनमें लिंचिंग का, हेट स्पीच का बहुत सारे वार हुए हैं, तो ज़रूरत थी कि हम उसकी बात करें, लेकिन उन्होंने नहीं की। इस पूरे चुनाव में मैंने जो राजनीतिक भाषण भी सुने, हम हर चीज़ की बात सुन रहे हैं, लेकिन मुसलमान जिस बहुत मुश्किल वक्त में अंडर रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं, हिंसा की बात कर रहे हैं, उसकी बात कोई भी राजनीतिक दल नहीं कर रहा है। वो और भी बड़ा मुद्दा है। तो यानी आप मुझे रिस्पॉन्ड करें। मैं आपके सवाल का रिस्पॉन्स खुद के अनुभव से बताती हूँ। जब दिल्ली का जो इलेक्शन हुआ था 2020 फरवरी में, CAA की जो पूरी प्रोटेस्ट जो चल रही थी उस समय, तो जब भी ये सवाल उठता था कि जो ऑपोजिशन जो रूलिंग पार्टीज़, जो दिल्ली की गैर बीजेपी की जो पार्टियां हैं, जब वो अपना कैंपेनिंग कर रहे थे, लोगों के पास जा रहे थे, तो CAA का मुद्दा या हिंदू मुस्लिम का जो टकराव का मुद्दा वो बिल्कुल नहीं उठा रहे थे। और काफ़ी मुस्लिम लोगों ने भी कहा बार बार कि वो ठीक है, हमें बीजेपी को हराना है, यही आर्ग्यूमेंट ठीक है। मैं अपना वोट देती हूँ एक मुस्लिम डोमिनेटेड जगह में, और पिछले 10 साल से मैं वहाँ पे जाती हूँ, और क्योंकि महिलाओं की लाइन अलग होती है और पता लग जाता है नाम से और कपड़ों से अनफॉर्चुनेटली कि कौन, मैं ही एक अलग हूँ उस पूरी बस्ती में जहाँ मेरा वोट है, जो ऑब्वियसली लगता है कि वो एक हिंदू महिला है। और जब वो इलेक्शन हुआ था, उस स्कूल में जहाँ मैं गई थी, इतनी महिलाएं थीं कि हम 2 घंटा उस लाइन में खड़े हुए थे। अब भी जब मैंने जाके अपना वोट दिया, 15-20 मिनट में अंदर आके बाहर चली गई। 2020 फरवरी में 2 घंटे के लिए सब महिला वहाँ पे थी, और महिलाएं आपस में खूब बातचीत करती हैं। और जब हम लोग खड़े हुए थे तो आपस में बात हो रही थी। उनकी सारी अम्मियाँ आगे जाके एक वहाँ पे उसी जगह में एक CAA का प्रोटेस्ट चल रहा था, वो सारा अपना वोट देके वहाँ पे चली गई थी। सारी लड़कियाँ आई थी, कुछ लड़कियाँ बता रही थी कि वो तो अपने शादी करके दूर चले गई थी, मगर इस बार आके वोट देना बहुत ज़रूरी है। और वोट देना बहुत ज़रूरी है मतलब कि हमें बीजेपी को ज़रूर हराना है, क्योंकि उससे हमारी रोज़ की ज़िंदगी में बहुत सारा। तो इलेक्शन हुआ, बीजेपी हारी। 2 हफ्ते बाद हमारे ही इसी शहर में बहुत बड़ा दंगा फसाद हुआ, और जब वो दंगा फसाद हुआ तो वही राजनीतिक दलों को, जिसको उसी कम्युनिटी ने दूर दूर से आके वोट दिया, उनकी बातों पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो मुझे रक्षा के लिए कुछ नहीं किया। ये जो देखिए, पॉलिटिक्स में प्रैग्मेटिज्म बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप पावर नहीं ले पाओगे, अगर आप जीतोगे नहीं, तो पॉलिटिक्स आपकी होगी नहीं। तो प्रैग्मेटिज्म कुछ हद तक ज़रूरी है, मगर अगर आप प्रैग्मेटिज्म के पीछे, बिल्कुल, अगर आप प्रैग्मेटिज्म के पीछे अपने जो संविधान है, जो सिद्धांत हैं, उन्हीं को भूल जाओगे, या उन पे ज़्यादा एम्फोसिस देंगे नहीं, तो आपकी राजनीति, आपकी पॉलिटिक्स कहाँ जाएगी। और हमने अपने आंखों के सामने देखा है। मुझे इतना बुरा लगा कि वो जो सारी लड़कियां मेरे साथ, मैं तो अपने घर में बिल्कुल सिक्योर थी, कुछ फ़र्क नहीं हुआ मेरे को, मैं अपनी गाड़ी में गई, घूम के वापस आ गई, मुझे कोई ख़तरा नहीं था। मगर उन लड़कियों के साथ जो 2-3 घंटे के लिए जो मैंने उनके साथ समय बिताया, जो इतनी दूर से अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी अम्मियों की सुरक्षा के लिए वो भाग के आई अपना वोट देने के लिए, उनके मन में क्या गुजर रहा था, वही बात मेरे मन में से कभी नहीं गई। तो मुझे अभी भी लगता है, जब भी कोई
लिंचिंग की बात आई या खतरे की बात आई या जिस गंदी तरीके से हमारे कुछ हमारे प्रधानमंत्री ने भी ऐसे शब्द इस्तेमाल किए हैं जिसको सुन के एक नागरिक के, एक वोटर के होने के हद से, एक नागरिक के होने के हद से मुझे इतना बुरा लगता है कि हम इस तरीके से पब्लिक में बात कर सकते हैं। हम ये क्यों, हमने ये सब एक्सेप्ट क्यों किया है? एंड ये इट्स नॉट जस्ट हमारे पॉलिटिशियंस, एज अ सोसाइटी हम ये एक्सेप्ट क्यों करते हैं? हम बस बोलते हैं कि ये वो होता है, इलेक्शन में बोलते हैं, लोगों को थोड़ा बुरा मान जाएगा, मगर इलेक्शन है, बाद में सब ठीक हो जाएगा। दिस शुड बी अनएक्सेप्टेबल। हमें तो सड़कों पे जाके रोकना चाहिए इस तरीके से बातचीत। अगर हमारी राजनीति में आगे बढ़ेगी और अगर हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे राजनीतिक दल जो गैर बीजेपी के हैं, वो डर से कुछ ना कहें क्योंकि उनको लगता है कि उनको मुस्लिम पार्टी का टैग ना जाए या ब्रांड ना आए, तो फिर प्रैग्मेटिज्म का क्या फ़ायदा, जीतने का क्या फ़ायदा? यानी आपने जो अभी बात कही वहीं पे मतलब हम लोग जब इस बातचीत को, बहुत बढ़िया बातचीत है, घंटों तक हमें बात करना ज़रूरी है, कुछ समेटना चाहता हूँ। वही प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिए, जो नफ़रती भाषण थी, खुल के नफ़रती भाषण थी, और झूठ भी था, नफ़रत भी थी, और खुल के मतलब सीना तान के उन्होंने नफ़रती भाषण किए। ये कोई सामान्य घटना नहीं है। मैं 2 महीने पहले ऑश्विट्ज़ एक जगह है जहाँ पे 10 लाख लोगों को नाज़ियों के वक्त में यहूदियों का कत्लेआम हुआ था। वहाँ पे एक बात बार बार कही गई और एक पूरा मूवमेंट शुरू हुआ है, वो है इट स्टार्टेड विद वर्ड्स। उन्हें कहा ये जो नरसंहार है, ये गैस चेम्बर जहाँ जहरीले गैस थे वहाँ से शुरू नहीं हुआ, शब्दों से हुआ। जो नफ़रती भाषण हिटलर ने दिए और आम समाज ने स्वीकार किया, वहीं से एक शुरुआत होती है जिसका आखिरी पड़ाव है नरसंहार। तो मैं एक बहुत मुश्किल सवाल पूछ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री ने जिस तरह की नफ़रती भाषण दिए और बाकी समाज ने उसका विरोध ना के बराबर किया, क्या ये एक संकेत है कि एक दिन इट स्टार्टेड विद वर्ड्स, जो इन शब्दों से शुरुआत हुआ है, क्या ये एक ऐसी स्थिति में जिसको हम जेनोसाइडल सिचुएशन कह सकते हैं, जहाँ पे बड़ी मात्रा में हिंसा और नागरिकता से अलग रखने का एक अंजाम, क्या वो संभव है? क्योंकि इतनी नफ़रती भाषण किसी प्रधानमंत्री ने तो कभी भी नहीं दी है। अगर आप राजनीति पर रुकेंगे तो शायद संभव है, मगर अगर आप समाज में देखेंगे तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि ये संभव नहीं है। इसलिए क्योंकि हज़ारों सालों से हम लोग साथ साथ में रहे हैं। हाँ, कभी कभी साथ साथ में रहते हुए हमारे बीच में नफ़रत पहुंच गई है, दंगे फसाद होते हैं, मगर उसके बावजूद साथ साथ में रहना एक हमारे समाज की एक प्रक्रिया है। और मैं उम्मीद इसी पर रखती हूँ। और हमारे कल्चर में देखिए, काफ़ी जगहों में इतना मतलब साथ साथ में हमारे क्लासिकल म्यूज़िक में, हमारे क्लासिकल डांस में जिस तरीके हमारे रीति रिवाज हैं, इतना मेल झोल है कि मेरी उम्मीद यही है कि उस मेल झोल का जो खुद का अनुभव है वो इस नफ़रती बातों से इतनी जल्दी नहीं टूटेगा। ये है कि आज की तारीख में जो पहले हिंदू मुस्लिम साथ साथ में रहते, मैं अभी कहीं गई थी, एक मुस्लिम नौजवान से बात जब हो रही थी तो वो खुद कह रहे थे कि उनके हिंदू दोस्त जो थे अब आज की तारीख में उनके साथ वो बात नहीं करते। हर जगह बहुत जगहों में ये सुनने को आ रहा है। मगर मैं अभी भी उम्मीद रखती हूँ कि हमारे जहन में साथ रहने की जो वो परंपराएं हैं वो इतनी जल्दी इतनी नफरती पॉलिटिक्स से नहीं टूटेगी। और अगर उस उम्मीद को हम छोड़ेंगे तो फिर आगे कैसे जाएंगे? आई थिंक एज अ सोसाइटी वी हैव टू बी विजिलेंट। विजिलेंस इज़ आवर रोल। ये बहुत खूबसूरत बात आपने कही और मैं बहुत ज़्यादा आपसे सहमत हूँ।
कि हमारे राजनेता हमें एक दिशा में ले जा रहे हैं जहाँ ये खतरे हैं, बहुत गंभीर खतरे हैं। उन खतरों को हमें पहचानना ज़रूरी है। लेकिन हम आज भी मानते हैं कि इस देश की जो परंपरा रही, इसकी संस्कृति की जो परंपरा रही साथ रहने की, वो मजबूत है और टूटेगा नहीं। और हम भारत के लोग इसको रोकेंगे। ये मेरे ख्याल में आपने बात की। तो समेटते हुए डिस्कशन में आप दोनों से भी मैं कहना चाह रहा हूँ, हमने कई चीज़ों की बात की कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व लगभग ना के बराबर हो रहा है, ना सिर्फ भाजपा पर गैर भाजपाई पार्टीज़ का। दूसरी बात हमने कही कि एक बहुत मुश्किल दौर से मुस्लिम समाज गुज़रा है पिछले 10 सालों में ख़ास करके, लेकिन उसकी बात राजनीतिक मंचों से नहीं हो रही है। और अगर बात हो ही रही है तो नफ़रती बातें हो रही हैं। तो इसको देखते हुए हमारे लोकतंत्र के बारे में आप बिल्कुल जोया जी कह रहे हैं, दिस इज़ नॉट अ क्वेश्चन ओनली ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, इट इज़ द क्वालिटी ऑफ आवर डेमोक्रेसी इटसेल्फ। इसके बारे में आप तीनों क्या बोलना चाहते हैं और अपनी पूरी बातचीत को कैसे समेटना चाहते हैं, मुजीब, यामिनी और जोया? देखिए, बहुत सारे स्कॉलर्स तो ये बात बता चुके हैं कि हिंदुस्तान का जो डेमोक्रेसी बदल चुका है। मेजॉरिटेरियनिज्म हमारा एक यहाँ पे आ चुका है और इसको जैसे जफर लॉट साहब बोलते हैं, इसको एथनिक डेमोक्रेसी के हिसाब से बनाया जा रहा है और बन चुका है बहुत हद तक। जहाँ तक ये सवाल है, मैं ये सोचता हूँ कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की बहुत अहमियत है। डेमोक्रेसी को डिफेंड करने के लिए इसको इग्नोर कर देना चाहिए या बैक करना चाहिए, आई डू नॉट एग्री विद दैट आर्गूमेंट। क्योंकि उसमें आपके साथ ये मसला होगा कि उसी हैसियत से आपको दूसरी बहुत सारे इशूज़ आप बाद में नेगलेक्ट करते चलेंगे। मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगा जिसमें कि सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज़ का आप जब लास्ट 10 साल से जो पोजीशन है उसे आप देखेंगे। एक है कि आप लिंचिंग के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून बनाने के लिए ऑर्डर दिया, इस पॉलिटिकल पार्टी ने उसके ऊपर में कोई काम नहीं किया, बीजेपी ने, और उसके 9 महीने के बाद में अयोध्या की जजमेंट आती है और उसका क्या नतीजा हम लोग हमारे सामने देखते हैं। और अब तक उसका कोई और स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी नहीं किया है, नहीं किया, और जो उसमें जो कोई नॉन डिबेट ही बीजेपी नहीं स्टेट रहा, कोई गवर्नमेंट्स डिबेट भी नहीं रहा। मैंने एक 30 मुस्लिम एमपीज़ का कांग्रेगेशन हुआ था जिसमें हम लोग बुलाए थे, मैं उसमें उनको यही बात कहा कि ये इशू टोटली नॉन डिबेट एजेंडा के बाहर ही है। तो आप लोग एक चिट्ठी क्यों नहीं लिखते होम मिनिस्टर को कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? उसमें भी सारे लोग खामोश रहे। दूसरा एक मैं मुद्दा बताता हूँ, गुड़गांव नमाज कंट्रोवर्सी जी। आप इसमें देखिए, राहुल गांधी इतना बात कहते हैं, कभी गए हैं वहाँ पर? देखिए तो नहीं है इसमें। तो ये सारा चीज़ होता है। उन लोग तो पहले मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन से दूर रहेंगे, फिर मुस्लिम इशूज से दूर रहेंगे, तो और फिर नफरत पहुँच जाएगी। हाँ, नफरत पहुँच जाएगी। तो उसके बाद हमारी मीडिया इतनी सारी बिक्री हो, मतलब बेच गया है और सोल्ड आउट, तो उसमें रिपोर्टिंग भी नहीं होती है। अभी जो रायट्स होता है बहुत सारे जगह पर, उसके ऊपर में रिपोर्टिंग नहीं होती है। पहले जब रायट होता था वहाँ इंक्वायरी कमेटी बैठती थी, पीस कमेटी बनता था, कलेक्टर जाते थे वगैरह वगैरह होता था। अभी वो सर जज की तरफ से इंक्वायरी कमेटी बनती थी वगैरह। अभी कहाँ कब इतना सारे रायट होते हैं, कहीं देखते हैं कोई जज जाके कोई कमेटी बनाता है या कुछ होता है, नहीं होता है। तो वायलेंस को डील करने का तरीका भी बदल गया है। अब ये मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। पुणे में अभी एक नाबालग लड़का ने शराब पीकर एक मर्डर किया रोड में। वही केस जब एक मुसलमान बच्चा करता तो उसका घर पे बुलडोजर चल जाता, जो कि अभी बहुत सारे स्टेट्स में चल रहा है उसके ऊपर में। तो आपके पास 2 कानून बनाते हैं और उसके ऊपर में आवाज़ नहीं उठता है। तो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को टोटली इग्नोर नहीं करना चाहिए। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज़ वेरी सेंट्रल टू द डिस्कोर्स ऑफ डेमोक्रेसी। दैट इज़ हाउ आई वुड लाइक टू आर्ग्यू अबाउट इट। यानी यही मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन, मुस्लिम के जायज़ मुद्दे और वो दोनों हट रहे हैं और उस वैक्यूम में नफ़रती बात प्रधानमंत्री के लीडरशिप में बढ़ रही है। इसका क्या मतलब इस पूरे वेयर डज आवर डेमोक्रेसी स्टैंड एंड हाउ डू वी सेव इट? क्योंकि आज हम सब लोगों ने वोट दिया, जिस दिन हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो सब लोग अपना उंगली दिखा रहे हैं जी। तो एक तरीके से हमें शायद वहीं से शुरू करना चाहिए कि भारतीय नागरिक अपना हक जो है वो जानता है
और अपना हक मांगता है और उसको सुरक्षित रखने के लिए लड़ाई भी करती है। और जहाँ जहाँ भी आज की तारीख में अगर आप जस्ट ये सोचो 2 महीने पहले किसी भी चैनल को आप अगर लगाते, टीवी का या अखबार खोलते या मीडिया ऑनलाइन भी अगर आप चलते, तो ऐसे लग रहा था जैसे ये इलेक्शन लड़ने के लिए कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि जीत ही गई है। और जब जनता के पास हमारी राजनीतिक दल गए तो बात थोड़ी हटी। जनता के पास जब आप जनता के पास जाओगे तो वो खुद बोलेंगे कि टीवी को खोला तो सिर्फ गोदी गोदी दिखता है, और कुछ और अगर समझना चाहते हैं, कुछ और ढूंढना चाह रहे हैं तो आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ध्रुव राठी की वीडियो जिस तेज़ी से भाग रहे हैं, तो मुझे वहाँ से उम्मीद की एक आशा की किरण एक दिख रही है, थोड़ी उम्मीद हो रही है कि जनता भी देख रही है, जनता भी समझ रही है। शायद अभी तक जनता इन बातों पे लड़ने के लिए उतना तैयार नहीं है, मगर वो बढ़ेगी और उसमें जो सिविल सोसाइटी है, जो आम नागरिक है, जो हम लोग जो बातें करते हैं, जो कभी जो लोगों तक पहुंचते हैं, हमारी भी उसमें एक बहुत अहम भूमिका है। और उस भूमिका की एक सबसे ज़रूरी जो कड़ है जो हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमें डरना नहीं चाहिए। आज की तारीख में लोग डर से कुछ नहीं कहते, और अगर सभी लोग डर गए और इन बातों को, नफ़रत की जो बातें जब होती हैं उनका ऑपोजिशन नहीं करेंगे तो फिर नफ़रत जीत जाएगी और हम पीछे हट जाएंगे। तो अगर हम अपना वोट दें, अगर हम अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग बातें लोगों तक पहुंचाएं, लोग ढूंढ रहे हैं उन शब्दों को, उन बातों को, उस बहस को उसमें जोड़ना चाहते हैं, वहाँ तक पहुँचे। और अगर हम डरेंगे नहीं और अपनी बात लोगों के सामने रखेंगे, विजिलेंट रहेंगे, सिविल सोसाइटी अपना काम करेगी, तो अंत पंत में ये भी जो माहौल है उसे भी हम तोड़ सकते हैं। ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि 1930s में भारत में इसी तरीके की काफ़ी बातें होती थी और हमने एज ए सोसाइटी तय किया कि हम एक धर्मनिरपेक्ष संविधान बनाएंगे जिसमें भेदभाव और भाईचारे की बात सामने होगी। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, अंबेडकर, गांधी जी से कई चीज़ों में असहमत थे, पर इस मुद्दे पे बिल्कुल सहमत थे कि इस देश में मुसलमान बराबर का नागरिक होगा। जोया जी, आप इस पूरे बातचीत को कैसे समेटते हैं? सवाल मेरा यही है कि लोकतंत्र की रक्षा, लोकतंत्र कितना आज खतरे में आपको दिख रहा है, उसको कैसे सुरक्षित किया जाए? देखिए, आखिर में मेरे ख्याल में हम 3 बातें कहेंगे। एक तो ये कि जो इस वक्त है हालात जो हैं और जिसमें कि मेजॉरिटेरियनिज़म बहुत पेश है, मगर ये मेजॉरिटेरियनिज़म देखिए कहीं पर भी परमानेंट नहीं होती। तो ये सोचना कि अब हिंदुस्तान में मेजॉरिटेरियनिज़म परमानेंट रहेगी, मेजॉरिटेरियनिज़म हिंदुस्तान की जो है वो पॉलिटिकली ड्रिवन है, वो एक पॉलिटिकल एजेंडा, एक पॉलिटिकल पार्टीज़ और कम्युनल फोर्सेस उसको ने मजबूती दी है। तो ये सोचना कि अब ये हमेशा, जैसे कि 90s के डेकेड में ये लगता था कि अब तो देखिए अब ये पूरा समाज बदल गया, सब कुछ बदल गया, बाबरी मस्जिद को ख़त्म कर दिया गया, मगर बहरहाल हालात बदले और उसी वक्त बीजेपी कई सारे स्टेट्स में, और वो भी नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में इलेक्शन हारी। तो ये तो मेरे ख्याल में तो हम तो ऑप्टिमिस्टिक हैं, ये बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक हैं कि ये सोचना कि ये हमेशा के लिए रहेगा, ये मेरे ख्याल में गलत है। दूसरे ये कि आप हिंदुस्तान को खाली एक नज़र से नहीं देख सकते हैं। हम लोगों का जो पूरा लेंस और ऐनक है वो नॉर्थ इंडियन है, और वो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स की ऐनक से हम हिंदुस्तान को देखते हैं। साउथ इंडिया मुख्तलिफ है हिंदुस्तान में, ईस्टर्न इंडिया में बहुत से इलाके हैं जो मुख्तलिफ हैं। हम लोग हमेशा नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया से देखते हैं। यहाँ पर इसमें कोई शुबह नहीं कि हिंदू नेशनलिज्म ने अपनी जड़ें मतलब समाज में भी बना दी, मगर अब आप ये देखिए कि जैसा कि अभी कहा गया कि अगर हम इसी इलेक्शन को देखें
क्या सिचुएशन थी जब इलेक्शंस अनाउंस हुए, या जनवरी में जब प्राण प्रतिष्ठा हुई 22 जनवरी को, उस वक्त का जो सिचुएशन थी, फिर जब इलेक्शंस मार्च में अनाउंस हुए और जो पहला वोट पड़ा 19 अप्रैल को, पहला फेज, जब से और अब में पिछले एक महीने में कितनी तब्दीली हुई है। तो जब एक महीने में एक ही इलेक्शन साइकिल में इतनी तब्दीली हो सकती, तो ये सोचना कि अगले 4-5 साल में कोई तब्दीली नहीं होगी, मेरे ख्याल में ये तो नहीं, ये सही नहीं होगा। तो इसलिए हम समझते हैं कि अच्छा, और आखिर में जो सबसे अहम बात है वो ये है कि देखिए, हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी सेक्युलरिज्म से लिंक्ड है, मगर डाइवर्सिटी से भी लिंक्ड है। आप हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को डाइवर्सिटी और सेक्युलरिज्म के बग़ैर नहीं समझ सकते। और हिंदुस्तान में डाइवर्सिटी की इतनी हिस्टोरिकल रूट्स हैं, हमारा पूरा जो कल्चर है, हमारा जो क्विज़ीन है, जो हमारा रहन सहन है, उस सब में मिली जुली तहज़ीब है और उसका असर है। और लोग, जैसा कि यामिनी ने कहा, कितने सालों से, हज़ारों साल से एक साथ रह रहे हैं। इसके ये माने नहीं कि डिफरेंसेस नहीं, मगर हम लोग डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करते थे। अब इस वक्त उन डिफरेंसेस को वेपनाइज किया गया है और वो पॉलिटिकल वेपनाइजेशन है। तो जब ये जो पार्टीज़ और जो ताकतें ये पॉलिटिकल वेपनाइजेशन कर रही, जब वो कमज़ोर पड़ेंगी, तो हम उम्मीद करते हैं कि हालात भी बदलेंगे। और मेरे ख़्याल में हालात यकीनी बदलेंगे। और मुझे तो लगता है कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का फ्यूचर है और वो बुलंद रहेगा। बहुत खूबसूरत जो आपने उम्मीद, और आप तीनों एक तरह से इसको मान भी रहे। एक तरफ ये शक नहीं है कि हमारा देश हिंदुस्तान में लोकतंत्र पे सबसे बड़ा खतरा है ये जो नफ़रत की राजनीति हावी होती जा रही है। लेकिन हम सभी की ये उम्मीद है कि हम भारत के लोग खड़े होंगे और इसको हावी लंबे अरसे तक नहीं होने देंगे। और वो तभी संभव होगा जब एक तरफ हम अपना डर छोड़ेंगे, और दूसरी तरफ मैं मानता हूँ बहुत ज़रूरी है कि मैं दूसरे का दर्द अपना दर्द समझूँ। ये किसी और के साथ हो रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं है। ये जब तक ये आपने बिल्कुल ये जब तक हम मैं कई बार सोचता हूँ, जब निर्भय इसी शहर में जहाँ बैठे, निर्भय के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, इतने लोग उनका चेहरा नहीं जानते थे, नाम नहीं जानते थे, लेकिन अपना दर्द समझते वहाँ पहुँचे। लेकिन हाथरस में जब एक बच्ची का गैंगरेप हुआ, मृत्यु हुई, जब बिल्किस बानो के साथ जो हुआ, उस दर्द को हमें अपनाना पड़ेगा। हमें हर समाज मेरा समाज है, हर हिंदुस्तानी मैं हूँ। ये जब तक हम नहीं मानेंगे, इसको हमें एक तरह से बहुत ज़्यादा कोशिश करनी होगी, और फिर हमारे राजनीतिक दल भी समझेंगे। तो यही आपने डर की बात की तो मुझे याद आ रहा था, रविंद्रनाथ टैगोर जो हमारे राष्ट्रीय कवि हैं, उन्होंने एक कल्पना की थी किस तरह का देश हमारा होना चाहिए। और where the mind is without fear, जहाँ मन में कोई डर ना हो, वहीं से शुरू हुआ। where the mind is without fear, where the head is held high, जहाँ हम सब सर ऊपर रख के चल सकते हैं। where knowledge is free, जहाँ में आज़ादी है सोचने की, बोलने की। जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ की हालत है, आपके CPR का जो हालत है, where knowledge is free। और चौथा, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, जहाँ हमारी दुनिया छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा नहीं, बिखरेगा नहीं। बस वही हिंदुस्तान जहाँ मन में कोई डर नहीं हो, हम सब सर ऊपर रख के चल सकते हैं, जहाँ सोचने की हमें आज़ादी हो और हम टुकड़ों में अपने आप को बांटने, पॉजिटिव नोट इंट्रोड्यूस किया। बहुत ही उम्दा, बहुत बेहतरीन जो आपने टैगोर का अभी सुनाया, बहुत ही उम्दा। शुक्रिया। आप सभी को जिंदाबाद।
ये दाग दाग उजाला, ये शब कसीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं।